हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोबेल इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। इससे पहले हम लोग देखे थे एल्काइल हैलाइड्स और एराइल हैलाइड्स के बनाने के मेथड्स। आज हम लोग देखेंगे उनकी प्रॉपर्टीज में बेसिकली हम लोग फिजिकल और केमिकल इन दोनों प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे आज। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो अभी के लिए आप देखें, लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। इसमें हम लोग बात करेंगे पहले फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में। ठीक है, भौतिक गुण। कौन से गुण? भौतिक गुण, प्रॉपर्टीज। अब ये ध्यान रखना कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में भी आप उसके रंग रूप के बारे में बात करेंगे, उसके कलर के बारे में बात करेंगे, उसके स्मेल के बारे में बात करेंगे। इसके अलावा आप उसकी बॉइलिंग पॉइंट हो गई, वाटर में सॉल्युबिलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई, ये सब चीजों के बारे में बात करेंगे। तो फिलहाल के लिए इसमें आप पॉइंट पॉइंट कर दो चार तो बात लिख ले वाला लोग। पहले लिखेंगे इन प्योर स्टेट। कौन सा स्टेट? प्योर, मतलब अगर शुद्ध अवस्था में है तो उस केस में ये जनरली कलरलेस होते हैं। कलरलेस होंगे मतलब रंगहीन होंगे, उसमें कोई कलर वलर नहीं होगा भाई। ठीक है, अगर प्योर स्टेट में होगा। लेकिन बट अगर आप ब्रोमाइड को देख लें या फिर किसको देखेंगे, आयोडाइड को देखेंगे ना, उन लोगों को अगर कुछ समय के लिए अगर आप लाइट में एक्सपोज कर दें, इन लाइट, तो उस केस में उसमें यहाँ कलर अपीयर्स हो जाते हैं। तो वो बात की बात है, कलर आ जाएंगे उस केस में। ठीक है, उस केस में कलर आएंगे अगर उनको कुछ समय के लिए आप लाइट में रखेंगे तो कलर हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखना है कब किसकी बात करें, ब्रोमाइड और आयोडाइड के केस में। बाकी वैसे प्योर स्टेट में वो रंगहीन ही होते हैं, यानी कि कलरलेस ही होंगे। ठीक है, अब ध्यान देना। दूसरी बात दूसरी बात यह है कि अगर आप मिथाइल की क्लोराइड को देखें चाहे मिथाइल की ब्रोमाइड को देख लें, ठीक, या फिर आप C2H5Cl यानी इथाइल के क्लोराइड को देखें, ये हो गई। इसके अलावा कुछ आपकी एनसीईआरटी लिखती है, क्या लिखती है? सम क्लोरो क्लोरोमीथेन, मतलब बहुत सारे होते हैं, वैसे कुछ की बात कर रहे हैं। कुछ जो होते हैं ये लोग गैसियस स्टेट में होते हैं। कौन से स्टेट में? गैसियस स्टेट में, यानी कि ये लोग गैस होते हैं, गैस के फॉर्म में बिल्कुल उड़ते हुए नजर आएंगे। हाँ, इसके अलावा बट अगर आप बात करेंगे हायर ना, बट हायर हेलो एल्केन्स, उनको अगर आप देखेंगे जैसे जैसे आप वेट बढ़ाएंगे, मास उसका बढ़ता जाएगा, आप देखेंगे वो लिक्विड में भी बदल जाएंगे और बहुत ज़्यादा हो गया तो वो सॉलिड में भी कन्वर्ट हो जाएंगे बालक। तो आप कुल मिला जुला कर ध्यान रखना, जो छोटे लोग हैं रटे रहना मिथाइल के क्लोराइड और मिथाइल की ब्रोमाइड और साथ ही साथ इथाइल के क्लोराइड और इसके अलावा कुछ फ्लोरोक्लोरोमीथेन यानी कार्बन के बारे में बात करें, ये लोग गैस स्टेट में देखने को मिल जाते हैं। हाँ, इसके अलावा अगर जैसे जैसे आप हायर की बात करेंगे यानी कार्बन के नंबर को बढ़ाते जाएंगे बालक, धीरे धीरे देखेंगे तो वो लिक्विड और सॉलिड स्टेट में भी एग्जिस्ट करते हैं। प्योर स्टेट में होंगे तो कलरलेस। हाँ, अगर ब्रोमाइड आयोडीड को कुछ समय के लिए अगर उसको सनलाइट में रखें तो उस केस में उसमें आप देखेंगे तो वो कलर्ड अपीयर हो जाते हैं। बात की बात है, ये सब हम लोग आगे बढ़ते हैं बालक। सी पॉइंट के बारे में बात करें, हम लोग बात करना चाहते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, MP एंड BP के बारे में बात करें। ठीक है, तो हम अगला पेज इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देखें। इसमें देखें कुछ बातें हैं, सी वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। BP मतलब बॉइलिंग पॉइंट, हिंदी वाले इसको क्वथनांक बोलते हैं, क्वथनांक बालक। क्वथनांक की सीधी सी कहानी है, आप ध्यान रखना, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोलर मास के। कौन से मास बालक लोग? मोलर मास। जैसे जैसे मोलर मास बढ़ेगा उस हेलो एल्केन की, वैसे वैसे उसकी BP भी बढ़ जाएगी। अगर मान लो कि मोलर मास बिल्कुल बराबर आ गए, उस केस में हम लोग क्या देखेंगे? अगर ये ध्यान रखना, इफ मोलर मास सेम, मोलर मास क्या हो जाए? सेम हो जाए, उस केस की बात कर रहे हैं। उस केस में आप ध्यान रख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर देखेंगे, स्ट्रक्चर में हम लोग देखते हैं उसकी ब्रांचिंग ना, ब्रांचिंग ब्रांचिंग जितनी कम होगी बॉइलिंग पॉइंट उतनी ज्यादा आएगी। तो हम लोग बोल सकते हैं 1/,
नंबर ऑफ साइट्स, साइट्स बोल दें, या चाहे तो इन साइड की जगह आप नंबर ऑफ ब्रांचिंग भी बोल सकते हैं। ठीक है, जितनी ज्यादा होगी आपकी बीपी कम हो जाएगी, ये उल्टा रिलेशन रहता है। ठीक है, ध्यान रखना है। आगे देखिए ध्यान से, दो बातें। पहला मोलर मास देखना है, अगर वहां से बात ना बने, इफ मोलर मास सेम हो जाए तो स्ट्रक्चर देखना। आपको पता है कि अगर मोलर मास सेम हो गया तो उस केस में उसको क्या नाम दोगे? अगर मोलर मास सेम है और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हैं, बालक दुनिया उसको आइसोमर्स कहती थी। तो ये आइसोमर्स के बारे में बात कर रहे हैं। अगर आपको आइसोमर्स दे दिए जाए एक ही चीज के अलग अलग, तो उस केस में उनके स्ट्रक्चर देखें, और स्ट्रक्चर में आप कायदे से देखेंगे तो नंबर ऑफ साइड्स को देखना। साइड्स जितनी कम होगी बीपी उतनी ज्यादा आएगी। एग्जाम्पल के तौर पर कुछ बातें हो जाए, देखें एग्जाम्पल देखें। इसमें देखें, मान लो हमारे पास ये है, ध्यान से देखना वाले लोग, ये बी आर है और ये बी आर है। एक और लेना चाहते हैं, ये बी आर है। अब गौर से देखें, ये ए बी सी है, ए बी और ये सी है। तीनों को महसूस किया जाए, देखो गौर से देखना वाले, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन। इस वाले में कितने कार्बन? एक और दो कार्बन। इस वाले में तीन कार्बन। आप महसूस कर पा रहे हो? क्योंकि ब्रोमीन तो वही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें कार्बन ज्यादा। अगर कार्बन ज्यादा तो मोलर मास भी ज्यादा, और मोलर मास ज्यादा तो बीपी ज्यादा। कुल मिला जुला कर आज किसकी, इसकी बीपी का क्रम क्या हो सकता है? ए सबसे ज्यादा होगी, फिर बी नहीं, सॉरी बी नहीं आएगी, इसके जस्ट बाद कौन आनी चाहिए? क्योंकि देखो इसमें चार कार्बन है और इस वाले में है आपके मात्र दो कार्बन, इस वाले में तीन। तो चार कार्बन वाला मास ज्यादा आएगा, फिर इसके बाद तीन वाला आ जाएगा, इसके बाद दो वाले यानी बी आ जाएगी। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है बीपी की। लेकिन यदि मान लो मान लो मान लो मान लो कि नहीं, ये ऐसा हो गया, देखें बालक, ये बी आर है और ये वही बी आर है, बस गौर से देखते रहना, ये बी आर है। अब गौर से देखें, इसमें इसमें भी तीन स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गए, ए बी और ये सी। अब जानना चाहते हैं कि बीपी किसकी ज्यादा होगी। अब गौर से देखना, इसमें कार्बन की संख्या पहले काउंट करो। सबसे पहला कर्तव्य होगा वाला, हम मोलर मास पता करेंगे, और मोलर मास अगर अलग अलग होगा तो जिसका ज्यादा होगा उसकी क्वथनांक भी ज्यादा हो जाएगी। तो एक दो तीन चार कार्बन लोग हैं, इसमें गौर से देखें, इसमें चार कार्बन, इस वाले में भी चार कार्बन है, और यहाँ आप गौर से देखें, एक दो तीन और ये ऊपर वाली चार कार्बन। ये भी कार्बन दिख रही है क्या? ये ब्रोमीन से जुड़ी कार्बन नहीं है। तो देखो कार्बन के नंबर सब में बराबर हैं और सिंगल बॉन्ड सब में लगे हैं और एक एक ब्रोमीन सब में लगी। तो इसका मतलब है कि उसका जो भी आप केमिकल फार्मूला यानी मॉलिक्यूलर फार्मूला तैयार करोगे वो, या फिर मोलर मास देखोगे, वो बिल्कुल सेम आएगा बालक। कार्बन, हाइड्रोजन और ब्रोमीन सब बराबर हैं तीनों में। विश्वास हो तो ठीक, नहीं हो तो देख लो, CH3, यहाँ CH2, यहाँ भी CH2, यहाँ भी CH2। अब गौर से देखेंगे इस स्ट्रक्चर को, तो आपको कितने कार्बन मिले हैं? चार कार्बन मिले, हाइड्रोजन, तीन दो पांच, दो सात, दो नौ, और एक तो ब्रोमीन मिली होगी। ये इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है। बिल्कुल इसी हालत में आप इसको भी देख सकते हैं, ये CH3, ये CH3, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ दो हाइड्रोजन लोग होंगे। आप महसूस करो कार्बन कितने हैं? चार हैं, हाइड्रोजन तीन, तीन छः, एक सात, सात दो नौ हो गई भाई साहब, और एक ब्रोमीन लगी हुई है। तो आप देख रहे हो ये दोनों के दोनों बिल्कुल सेम दिख रही होगी, कार्बन, हाइड्रोजन और साथ ही साथ ब्रोमीन। वही हाल बिल्कुल यहाँ पर भी है, CH3 है, CH3 है, CH3 है, यहाँ पर C है, यहाँ पर भी चार कार्बन और हाइड्रोजन, 9 दिखी है, एक ब्रोमीन। तो देख लो, कायदे से देख लो, सबके मोलर मास बराबर होंगे क्योंकि इनके मॉलिक्यूलर फार्मूले बिल्कुल सेम होंगे। अगर मोलर मास सेम होंगे तो उस केस में उसका रूप देखते हो बालक, स्ट्रक्चर देखना और कायदे से देखना। आप ब्रांच ढूंढना या साइड ढूंढना, जितनी कम होगी उतनी ज्यादा बीपी होगी। देखो गौर से देखो, यहाँ से जहां से ये बीपी जुड़ा, ब्रोमीन जुड़ी हुई है, आप यहाँ से चलना कायदे से, देखो एकदम स्ट्रेट चले हो, एक भी ब्रांच नजर नहीं आ रही होगी। लेकिन जहां ये बीपी जुड़ी है, यहाँ से चलो, ऐसे देखो गुजरो, आपको देख रहे हो ये नीचे एक डंडी लटक गई है, ये नीचे वाली, तो यानी एक ब्रांच मिल गई। इसमें एक भी ब्रांच नहीं मिली, इसमें एक ब्रांच मिल रही है। अगर आप बीपी से स्टार्ट करो, जहां से ब्रोमीन जुड़ी इस कार्बन से, तो सीधे जाओगे, देख लो गौर से, बस दो कार्बन तक पहुंच रहे हैं, दो डंडियां ये लटक जा रही हैं, देख रहे हो? इसका मतलब इसमें दो ब्रांच हो गई हैं
और इस वाले में मात्र एक तो दिख रही है, इसमें एक भी नहीं, तो जितनी कम उतनी ज्यादा। उस लिहाज से आज आंसर क्या आ रहा है इसके लिए? इसके लिए आपका ऑर्डर मिला है बालक, ए सबसे ज्यादा, फिर बी, और ये सी सबसे कम बीपी होगी। तो ये जरूर ध्यान रखना, ये तब के लिए बात हो रही है। हम चाहते हैं कि यहीं कुछ और बात हो जाए। जैसे मान लो कि अगर आपके साथ में ये है RF है, RCl भी है, और RBr है, और ये RI भी है। अब इसमें अगर पूछा गया कि नहीं बताइए, क्या बताइए, बीपी बताइए, तो बीपी के लिए देखे ध्यान से, आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि R सब में चलो बराबर है, लेकिन हाइलाइट्स को गौर से देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। आपको पता है फ्लोरीन इतनी बड़ी होगी, तो क्लोरीन इतनी बड़ी हुई, ब्रोमीन इतनी बड़ी, आयोडीन इतनी बड़ी। तो जितना बड़ी होगी उसका मोलर मास भी उतना ज्यादा होगा, और जितना ज्यादा मोलर मास होगा उतने ज्यादा बीपी होगी। उस लिहाज से आज सबसे ज्यादा आयोडीन वाली होगी, तो ये क्रम लग गया होगा ना। तो इसमें तो यही चलता है भाई साहब। बस इसमें बस थोड़ा ध्यान दें कि इसमें देखो क्वेश्चन जब पूछते हैं तो इसको गौर से देखें। ये ब्यूटेन, ये है 4 कार्बन की ब्यूटेन, और उसमें भी ब्रोमो लगाई गई है। तो आप बोल सकते हो ये वन, इसका आईपीएससी नाम लिख देंगे, या तो सीधे सीधे ये नॉर्मल टाइप की लग रही होगी ना, नॉर्मल मतलब स्ट्रेट है। ये आइसो टाइप की लग रही होगी, ये क्या लग रही है, नियो ना। तो उस चीज को आप ध्यान रखना, कई बार वो स्ट्रक्चर नहीं देंगे तो नाम देंगे, तो नाम के हिसाब से आप स्ट्रक्चर पैदा करके उसमें ब्रांचिंग या साइड्स वगैरह देख सकते हैं, बिल्कुल आराम से वहां से बात बन जाएगी। अब देखें बालक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर ध्यान दें। जैसे मान लो ना कि वो इसमें पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। पहली बात, ये डाई क्लोरोबेंजीन, डाई क्लोरोबेंजीन ये इंपॉर्टेंट है बालक, ठीक है। अब डाई क्लोरोबेंजीन में क्या जानना चाहते हैं? इसमें देखो डाई क्लोरोबेंजीन, अब यहाँ पे तो केवल नाम लिख दिया गया है, इसका मतलब है कि ये बेंजीन है, और उस बेंजीन के रिंग में 2 क्लोरीन लगाई गई होगी। अब 2 क्लोरीन कहाँ कहाँ लगा सकते हो? देखो, एक तो ये हो सकता है कि ऐसे लगी हो, या हो सकता है कि वो ऐसे लगे हों, ऐसे यहाँ पर देखो जस्ट आजू बाजू लगे हों, या फिर आजू बाजू ना होकर थोड़ा और दूर। और तीसरी एक कंडीशन और बन सकती है कि थोड़ा और दूर, लेकिन ये थोड़े से भी और ज्यादा दूर। मतलब समझ पा रहे हो, इसको 1-2 पोजीशन बोलते हैं। तो आप नाम देंगे 1-2 डाई क्लोरो, तो क्लोरीन हो गई और ये बेंजीन हो गई। बिल्कुल इसी अंदाज में आप इसको क्या बोल सकते हो, ये 1-2-3 पर है तो 1-3 बोल सकते हैं, डाई क्लोरो बेंजीन। तो देखेंगे सब नाम है भैया। अब इसको 1-4 उसी हिसाब से बोल सकते हैं, डाई क्लोरो बेंजीन। लेकिन एक बात और है, इसमें ये ज्यादा मतलब ये सब नंबर नहीं लगाना चाहते हैं, तो आप इसको 1-2 वाले पोजीशन को आर्थो भी बोलते हैं। कौन से पोजीशन है बालक? आर्थो है। और ये 1-3 वाले को मेटा दुनिया कहती है, समझे बेटा, मेटा। और ये कौन है? पैरा। तो ये पैरा डेरिवेटिव है, मेटा, और ये आर्थो है। तो इस वाले में भी आपसे पूछते हैं लोग कि नहीं बताइए कि इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। तो देखिए ये ए है, इसको हम बी कह रहे हैं, और इस वाले को सी कह रहे हैं। उस लिहाज से बालक बीपी देखें, बीपी। अब देखें, ध्यान सुने, इसके लिए आपको एक्सपेरिमेंटल वैल्यू बता रहे हैं जो कि आपकी एनसीईआरटी लिखी हुई है, ठीक है। तो चुपचाप उसको याद कर लेना, रट लेना सीधे सीधे। सबसे ज्यादा जो होगी आर्थो सबसे ज्यादा होती है, इसके बाद नंबर पैरा, फिर बीच में आपकी मेटा आती है। समझ पा रहे हैं? उस लिहाज से हम लोग बोल सकते हैं ए सबसे ज्यादा होगी, फिर सी होगी, फिर बीच लास्ट में आपकी बी होगी। हाँ, ये बॉइलिंग पॉइंट के लिए ऑर्डर बालक, ठीक है। ये न्यूमेरिकल डेटा के हिसाब से बात हो रही है। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में देखें थोड़ा सा दिक्कत है। जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट एक जैसे ही चलते हैं बालक, लेकिन इसमें थोड़ा सा दिक्कत वाला बात है। इसमें सबसे ज्यादा देखो पैरा की होती है, फिर इसके बाद आर्थो, और ये मेटा की हमेशा सबसे लास्ट में रहती है, समझे बेटा, मेटा सबसे लास्ट में होगी। और खास बात है, इस लिहाज से जो आंसर लगेगा, पैरा वाली लास्ट यानी सी है, सी के बाद नंबर आपका आर्थो यानी ए है, ए के बाद ये बी होगी। अब देखो, इसको आप चाहे याद करो या ना करो, एबीसी जो बोल रहे, लेकिन इसको जरूर ध्यान रखना, आर्थो फिर पैरा, इसके बाद मेटा, ये बीपी के लिए। हाँ, मेल्टिंग पॉइंट में खास बात होती है बालक, ये क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पर बात डिपेंड करती है कि वो जल्दी मेल्ट होगी या नहीं होगी। देखिए इसका ना जो स्ट्रक्चर है ये ज्यादा बेहतर सिमेट्रिकल है बाकी के कंपेयर में। क्या है बालक, इसमें ये जो पैरा होती है ना, इसका रीजन देखो, लोग कहते हैं कि ये
मोर सिमेट्रिकल होता है बालक। अगर सिमेट्रिकल ज़्यादा अच्छा होगा तो पैकिंग भी अच्छी होगी, पैकिंग अच्छी होगी तो उसकी मेल्ट करने में उसके मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगी। तो सिमेट्रिकल, मोस्ट सिमेट्रिकल ये स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से पैकिंग होती है क्लोज, ना क्लोज पैकिंग होती है। अगर पैक अच्छा रहेगा तो वो जल्दी मेल्ट नहीं होगा बालक, ठीक है। तो उसके मेल्टिंग पॉइंट भी अच्छे खासे होगी। इसको आप दिमाग में बिठा लेना, रट लेना चुपचाप ना, इंपॉर्टेंट है बालक ये। हाँ, इसको थोड़ा हम आगे बढ़ाएं, आगे बढ़ते हैं। तो देखें कलर हो गया, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग। हाँ, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करें आप, ABC के बाद ये D देखें, सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी में कुछ खास नहीं है, बस आप ये बात कर सकते हैं क्योंकि हम लोग बात कर रहे हैं R और X के बारे में। तो पहले RX को समझ लें कि X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है तो पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव वाला सिस्टम रहता है। तो इसको हम बोल सकते हैं ये पोलर तो है ना, पोलर मतलब इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस तो मिल रहा है। लेकिन खास बात है, अगर इसको हम जब पानी में डालते हैं बालक और जल में इसको हम देखना चाहते हैं कि ज़्यादा सॉल्युबल है या कम है, तो ये एटलीस्ट नियरली इनसॉल्युबल ही होते हैं। लेकिन आपकी एनसीईआरटी लिखती है स्लाइटली सॉल्युबल। इस बात को आप जरूर ध्यान रखना कि स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं ये। कहाँ पर? पानी में, इन वाटर बालक। तो बस ये ध्यान रखना है। और इसमें भी खास बात ये, चलो ठीक है, इसके बाद आप डेंसिटी के बारे में बात कर लें, ठीक है। डेंसिटी, तो डेंसिटी देखें, डेंसिटी बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है बालक, ये भी मोलर मास के ही। जैसे मोलर मास बढ़ाओगे, मास बढ़ेगा, उसकी डेंसिटी भी बढ़ती चली जाएगी, ये जरूर ध्यान रखें। तो उस लिहाज से जितना ज़्यादा मोलर मास उतनी बेहतर उसकी डेंसिटी होगी। जैसे अगर आपसे सवाल पूछा जाए CH3Cl है और इसके बाद ये CH2Cl2, फिर CHCl3 और CCl4, इन चारों में अगर डेंसिटी के बारे में बात कर दे तो कुछ दिक्कत तो है नहीं, क्योंकि इसमें देखो 4 क्लोरीन लगे हैं, इसमें 3 लगाई गई है, 2 लगाई गई है। जैसे जैसे क्लोरीन बड़ी होंगी वैसे वैसे मोलर मास बढ़ा ही होगा, मोलर मास बढ़ा डेंसिटी बड़ी होगी। तो उस लिहाज से देखो ये ऐसा कुछ आर्डर आ जाएगा बालक। A से बड़ी कौन होगी? B, और B से बड़ी कौन होगी? C होगी, और C से बड़ी D होगी। पता है ना मोलर मास, क्लोरीन क्लोरीन, हाँ ये चलो हो गई। अब अगर देखें ध्यान से, अगर मान लें आपके पास ये ऐसा कुछ है, देखो एक क्वेश्चन और भाई साहब, जैसे C3H7 और ये Br है और C3H7 आयोडीन है और C3H7 ये क्लोरीन लगा दिए हैं। अगर आप तीनों में बात करें A, B और ये C, इसमें अगर डेंसिटी के बारे में बात करें बालक तो आपको देखो साफ सुथरा दिख रहा होगा, इसमें ब्रोमीन है, आयोडीन है और क्लोरीन है। 3 लोग हैं, 3 लोग हैं, 3 लोग हैं ना, तो मतलब कार्बन तो चलो ठीक है सेम है, लेकिन ये ब्रोमीन क्लोरीन और आयोडीन ये अलग अलग मामला लग रहा है। इसमें सबसे भारी आपको आयोडीन दिख रही होगी, तो आयोडीन सबसे ज़्यादा होगी, आयोडीन के बाद नंबर होगा ब्रोमीन का, अब ब्रोमीन के बाद आपकी क्लोरीन आएगी। तो ये आपका ऑर्डर लग गया है, क्या लगा है? सबसे ज़्यादा B होगी, अब B से कम कौन होगी? आपकी A होगी, और A से कम कौन होगी? C होगी। तो ये आपकी डेंसिटी निपट गई बालक लोग। तो डेंसिटी में बस ये थोड़ा थोड़ा बात याद रखना, सॉल्युबिलिटी में कुछ नहीं। छोटे वाले जो लोग होते हैं वो थोड़ा ज़्यादा सॉल्युबल होते हैं, ये भी खास बात है। और ये क्या बोलते हैं कि ये पानी में उतना ज़्यादा तो नहीं घुलते हैं। हाँ इधर देखें, अब आगे बढ़ते हैं बालक। इसके जस्ट बाद आप क्या पढ़ेंगे? सॉल्युबिलिटी हो गई, डेंसिटी हो गई है, ठीक है। हाँ एक चीज़ और होती है, डायपोल मोमेंट, ठीक है। तो डायपोल मोमेंट को भी थोड़ा देख लेते हैं। अभी के लिए आप क्या देखे थे? डेंसिटी, ABCDE के बाद क्या आता है? F ना, तो F देख लें। अब क्या लिखेंगे? डायपोल मोमेंट। जनरली जो डायपोल मोमेंट होते हैं बालक, ये हिंदी में बोलते हैं द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में बात कर रहे हैं। वैसे तो होती है ये वेक्टर क्वांटिटी, दुनिया जानती है, आप भी जानते हैं बालक, वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है, सदिश राशि बोलते हैं, इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन जरूर होती होगी। तो डायरेक्शन इसकी होती है बालक, देखिए फिजिक्स में अलग चलती है और केमिस्ट्री में अलग चलती है। तो हम लोग केमिस्ट्री के हिसाब से अगर बात करेंगे तो इसकी डायरेक्शन होगी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ होती है, लेकिन फिजिक्स में उल्टा बताते हैं, -Q से प्लस की तरफ। उल्टा बताते का मतलब वो लिया जाता है वहाँ पर ऐसे, और हम लोग लेंगे पॉजिटिव से नेगेटिव वाला, इस बात को ध्यान रखें। हाँ वो बात अलग है
इस डायपोल मोमेंट की जो यूनिट होती है वो डी होती है। क्या होती है बालक लोग? डी, ये यूनिट होती है इसकी। हाँ, यूनिट डी होती है। और खास बात, आप वो वाला फार्मूला तो पढ़े ही होंगे, Q/2L ना। कहते हैं कि टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सिचुएटेड एट स्मॉल डिस्टेंस। कहते हैं दो बराबर और विपरीत प्रकार के आवेश एक दूसरे से स्मॉल डिस्टेंस पर अगर सिचुएटेड होते हैं तो उसको हम डाइपोल बोलते हैं। मोमेंट के बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि उन दोनों चार्ज में से कोई एक चार्ज की वैल्यू इंटू उनके बीच की जो डिस्टेंस है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपकी डाइपोल मोमेंट निकल जाएगी। ठीक है, तो चलो ठीक है, यहाँ पर ये देखो फार्मूला मिला है हमें। और खास बात क्या है, यहाँ पर देखें जो डाइपोल मोमेंट होगी, यानी इसको हम डीएम लिख दे रहे हैं, ये बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी बालक। यहाँ पर ध्यान दे, चार्ज के अमाउंट पर होगे, तो यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं। और चार्ज कब ज्यादा पैदा होंगे? जब इलेक्ट्रोनेगेटिव लोग सामने की तरफ जितना ज्यादा हो, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू END लिख सकते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। और उस लिहाज से बालक हम लोग बात कर भी सकते हैं, जैसे हमारे पास CF3 CH Cl3 CHI3 है। हालांकि ये फ्लोरोफॉर्म है, ये क्लोरोफॉर्म और आइडोफॉर्म है। इसमें अगर हमें पूछा जाए, क्या पूछा जाए, डायपोल मोमेंट की वैल्यू, तो बालक हम सीधे सीधे बोल सकते हैं जितना ज़्यादा डिफरेंस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का उतना अच्छा। उस हिसाब से फ्लोरीन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, फिर क्लोरीन, फिर ये आयोडीन। तो ये ABC आपको मिल जाएगा आर्डर। अब ध्यान रखना, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव उससे कम और उससे कम, जितना कम उतना कम डिफरेंस, जितना ज़्यादा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन डिफरेंस। एक तो चलो ये क्वेश्चन हो गया, लेकिन आप ध्यान रखना वाला कि एक एक्सेप्शन भी होता है इसमें। एक्सेप्शन ये होता है ना, जैसे कि यदि मान लो ये दूसरा क्वेश्चन पकड़ ले, जैसे ये CH3F हो गई, CH3Cl हो गई, यानी मिथाइल की ये ब्रोमाइड हो गई और मिथाइल की आयोडाइड। तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा किसकी होनी चाहिए थी? क्योंकि फ्लोरीन की ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होनी चाहिए। बातों को गौर से सुने। उस हिसाब से फिर क्लोरीन की थोड़ा कम हो जाएगी, ब्रोमीन की और आयोडीन की सबसे कम हो जाएगी। मिला जुला कर हमें ऐसा लग रहा है कि ये आर्डर आना चाहिए, क्योंकि हम लोग यहाँ बात लिखे हैं ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। हालांकि इसमें एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं होता है। एक्चुअल में ये जो है ना, क्लोरीन वाले सिस्टम ऊपर रहती है और ये फ्लोरीन वाला सिस्टम यहाँ पे रहती है। इस लिहाज से आर्डर जो आपको क्या मिलेगा, सबसे ज़्यादा CH3Cl, और इसके बाद ये CH3 क्लोरीन हो गई। इसके बाद वही आपकी आती है CH3 ब्रोमीन, और ये आयोडीन लास्ट में होती है। इसकी वजह क्या है देखें, इसके में इस वाले में क्या है ना, जैसे ये जो कार्बन और क्लोरीन है, इनके केस में ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये देखें मेजर फैक्टर होते हैं, लेकिन ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से ये चार्ज पर डिफरेंस आएगा ना। और यहाँ पे ये खास बात होती है, चार्ज और उनके बीच की ये स्मॉल 2L जो है, ये स्मॉल डिस्टेंस है बालक। ये स्मॉल डिस्टेंस कहाँ मिली होगी? ये जैसे दो बराबर होंगे और अपोजिट नेचर वाले होने चाहिए। अपोजिट समझते हैं ना, बिल्कुल अपोजिट, एक पॉजिटिव है तो दूसरा वाला नेगेटिव चार्ज है। तो इनके बीच की ये जो दूरी है ना, डिस्टेंस है ये, इसी को हम लोग जैसे मान रहे हैं कि 2L है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी है, इस चार्ज और इन दोनों चार्ज के बीच की दूरी है। तो ये दूरी अगर जैसे मान लो अगर बढ़ेगी इन दोनों चार्ज के बीच में ना, दूरी अगर इंक्रीज होगी, तो ये अगर आप फार्मूला दिए हैं डायपोल मोमेंट का, तो उस लिहाज से ये डायपोल मोमेंट की वैल्यू भी बढ़ेगी। लेकिन आपको पता है ना, एटम बहुत छोटे होते हैं, तो उस केस में इन दोनों के बीच में दोनों चार्ज हो रहे हैं नहीं, कार्बन और फ्लोरीन, इनके बीच की जो डिस्टेंस होती है लगभग हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं बाकियों के केस में। इसलिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस को ही ज्यादातर हम लोग मेजर करते मान के चलते हैं। लेकिन दिक्कत इसमें क्या है, कार्बन और क्लोरीन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी ठीक ठाक है, और ऊपर से इसमें कार्बन और क्लोरीन की जो डिस्टेंस भी ठीक ठाक मिलती है, जिसकी वजह से नेट रिजल्टेंट की वैल्यू इसमें मिथाइल क्लोराइड में की ज़्यादा आ जाती है मिथाइल फ्लोराइड के कंपेयर में। तो इसको आप चाहे तो ध्यान रखना, एक्सेप्शन और पूछते भी लोग हैं बालक, इसको गौर से देख लें, आप रट लेना कुल मिला जुला कर। ठीक है, तो देखें प्रॉपर्टीज, चलो ये भी हो गई। अब इसके जस्ट बाद हम लोग बात करेंगे बालक, लगभग सारी बातें हो गई हैं, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज किसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बालक? आप हेलो एल्केन, हेलो अल्केन्स। अब हेलो एल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टीज में आप देखेंगे जो हेलो एल्केन्स होंगे
ये जनरली 3 तरह के रिएक्शन शो करेंगे बालक, मतलब 3 तरह की रिएक्शन ये देंगे। अब इसमें मेनली ये देख लें, अब लिख सकते हैं मेनली 3 टाइप्स। कितनी टाइप्स की? 3 तरह की रिएक्शन ये लोग शो करेंगे। अब 3 टाइप्स में कौन कौन सी टाइप है उसको भी देख लें। एक तो वही आपकी है, क्या बोलते हैं उसको? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दूसरी जो है एलिमिनेशन, एलिमिनेशन, और हिंदी में सब्स्टिट्यूशन को प्रतिस्थापन बोलते हैं भाई लोग, प्रतिस्थापन। चलो ये स्थापन हो गई। इधर एलिमिनेशन को विलोपन बोलते हैं ना, तो वो विलोपन वाली बात हो गई। अभी देखना क्या होती है। एक तो होगी रिएक्शन विथ मेटल्स ना, मेटल के साथ में रिएक्शन। तो रिएक्शन विथ मेटल्स तो वही देखेंगे इसको भी। जनरली अपने सिलेबस में 2 मेटल के बारे में है, एक तो मैग्नीशियम है और दूसरी सोडियम मेटल के साथ में रिएक्शन ना। तो ये है कुल मिला जुला कर आज इसमें 3 तरह की रिएक्शन आप देखेंगे। तो सबसे पहले क्या देखना चाहते हैं? अच्छा, सब्स्टिट्यूशन में भी कई तरह का सब्स्टिट्यूशन चलता है ना। उसमें भी जैसे अगर आप बात करें सब्स्टिट्यूशन में, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और फ्री रेडिकल। तो यहाँ पर जब हैलो एल्केन के बारे में बात आएगी तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को फेवर करेंगे। अब न्यूक्लियोफिलिक भी 2 तरह की चलेगी, SN1 और SN2 टाइप ना। और एलिमिनेशन में भी कई तरह के एलिमिनेशन होंगी। और मेटल में खास बातें ज़्यादा तो है नहीं, 2 ही मेटल के बारे में बात करनी है। तो अभी के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, ठीक है। बाकी अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और एलिमिनेशन के साथ साथ मेटल के साथ में जो भी रिएक्शन होगी उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अभी के लिए आप एंजॉय करें और खुश रहें, मस्त रहें और पढ़ाई में व्यस्त रहें बिल्कुल।